बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो बेटे आज हमारे पास है 25 मिनट्स वन शॉट लेक्चर सीरीज का हमारा लेक्चर 1 है और इन 25 मिनट्स में हमने अपने पंक्चुएशंस के सारे रूल्स को गो थ्रू करना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हम। और फर्स्ट जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की अगर आप बात करें तो आप याद रखिएगा सिर्फ 3 रूल्स आपको इसके याद रखने हैं, बल्कि आप 3 भी नहीं बोलेंगे, आपको 2 रूल्स इसके देखने हैं। नंबर 1 रूल याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क में, चूंकि नाम ही उसका क्वेश्चन मार्क है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए 2 तरीकाकार यूज होते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है हमारे पास उनको यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब आप याद रखेंगे हमेशा सेंटेंस में कहां पर आएंगे, स्टार्ट में आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपके सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर वाज वर हैज हैव डू डज डिड आएगा, इसका मतलब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और आपने अपने सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क पे खत्म करना है। जैसे यहां पे 2 सेंटेंसेस देखिएगा, पहले वाला सेंटेंस हैव से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे वाला डिड से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं, क्वेश्चन है, और आपको इन्हें खत्म किसके ऊपर करना है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर खत्म करना। याद रखिएगा जब भी आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको क्वेश्चन किससे खत्म करना है, फुल क्वेश्चन मार्क पे खत्म करना है। उसके बाद देखें हमारे पास जो WH वर्ड्स होते हैं, और WH वर्ड्स हम पढ़कर आए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की सूरत में और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की सूरत में। जितने भी WH वर्ड्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास व्हेन है, हमारे पास वाई है, हमारे पास वेयर है, 8 वर्ड्स होते हैं हमारे पास, और इनको हम सेंटेंस में 2 तरह से यूज करते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं और 2 तरह से ये सेंटेंस में यूज होते हैं। या तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होंगे या ये सेंटेंस के मिड में स्टार्ट यूज होंगे। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होते हैं तो याद रखिएगा आपने WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है और सेंटेंस को आपने खत्म करना है क्वेश्चन मार्क पे। जब आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अगर WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आता है, अगर WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आता है तो आपने याद रखना है आपने इसके बाद पहले सब्जेक्ट लिखना है और फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और अपने सेंटेंस को आपने क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करना बल्कि किस पे खत्म करना है, फुल स्टॉप पे खत्म करना है। जब WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आता है तो याद रखिएगा हम इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे देखिए वेयर अगर स्टार्ट में आया तो वेयर के बाद क्या आएगा, इज हेल्पिंग वर्ब आएगा और सेंटेंस को खत्म किस पे करेंगे, क्वेश्चन मार्क पे। व्हाट सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो व्हाट के बाद क्या आएगा, इज, और सेंटेंस को खत्म किस पे करेंगे, क्वेश्चन मार्क पे। लेकिन अगर आप देखिएगा वेयर जैसे यहां पर सेंटेंस के मिड में आ गया, व्हेन सेंटेंस के मिड में आ गया, तो इनके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना, और सेंटेंस को हमने क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करना बल्कि किस पे खत्म करना है, फुल स्टॉप पे खत्म करना है। ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में आता है उनको हम क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करते, आप देख रहे होंगे। उनको हमने किस पे खत्म करना है, फुल स्टॉप पे खत्म करना है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि हमने क्वेश्चन मार्क को देखा था, क्वेश्चन मार्क को हमने देखा किस, हम देखते हैं किससे रिलेटेड, कोटेशन मार्क से रिलेटेड, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा से रिलेटेड। कोटेशन मार्क से रिलेटेड हम कैसे देखते हैं, देखिए हमारे पास 2 सिचुएशंस बनती हैं। नंबर 1 क्या होता है कि समटाइम्स आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ होता है, और समटाइम्स आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क से बाहर लिखा हुआ होता है। देखें अगर क्वेश्चन जो है वो विद इन क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स पूछा जा रहा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आप ग्रामेटिकली बोलेंगे, अगर क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में बोला जा रहा है तो फिर आपने याद रखना है आपका क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। और अगर आपका क्वेश्चन आउट पूछा जा रहा है, बाहर पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा है
तो फिर आपने क्वेश्चन मार्क कहां पर लिखना है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखना है। जैसे देखिएगा यहां पर देखेंगे आप, ही सेड, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेयर वेयर आर यू गोइंग। अब क्वेश्चन कहां पर पूछा जा रहा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा जा रहा है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में पूछा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आप पहले क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अगेन क्वेश्चन आपके पास कहां पर पूछा जा रहा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा जा रहा है, तो यहां पर भी आप क्वेश्चन मार्क पहले लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमास को बाद में क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिएगा, व्हेन डिड विंस्टन चर्चिल से। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर पूछा गया है, तो इसका मतलब हम पहले इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे सेकंड सेंटेंस में देखिएगा, डू यू नो। अब क्वेश्चन अगेन कहां पर पूछा गया है, रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा गया है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर पूछा गया है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी कहां पर रहेगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर। हम इन्वर्टेड कोमा को पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो ये दो रूल्स जो है आपको याद रखने हैं क्वेश्चन मार्क के लिए। पहला रूल आपके पास क्या है कि अगर WH का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो आपने सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क पे खत्म करना है, लेकिन अगर ये मिड में आएगा तो फिर आपने सेंटेंस को किस पे खत्म करना है, फुल स्टॉप पे। अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा जा रहा है तो आपका क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, और अगर आपका क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा है तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क भी बेटे कहां पर रहेगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहेगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पंक्चुएशन मार्क जो हम देख रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर के लिए डेफिनेटली हमारे पास है, एपोस्ट्रोफी। देखें हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं क्या करने के लिए, पोजेशन बताने के लिए। हम किसके लिए यूज करते हैं, पोजेशन बताने के लिए। लेकिन आप जब भी पोजेशन बताने के लिए यूज करेंगे तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन से नाउन की पोजेशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज कर रहे हैं। हमारे पास होते हैं दो तरह के नाउन, कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है। देखें अगर आप कॉमन नाउन को प्लूरल बना रहे हैं, अगर आप कॉमन नाउन की पोजेशन बना रहे हैं तो बड़ा आसान है कि अगर आप कॉमन नाउन की पोजेशन बना रहे हैं तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे हमने बॉयज के साथ एस लगा दिया, बॉय के साथ एस लगा दिया और सोल्जर के साथ एस लगा दिया, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। लेकिन यहां पर आपने ये याद रखना है कि आप सिंगुलर कॉमन नाउन की पोजेशन बना रहे हैं या आप प्लूरल कॉमन नाउन की पोजेशन बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिंगुलर कॉमन नाउन की पोजेशन बना रहे हैं ना तो आपको जस्ट एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है और एस लिखना है। लेकिन अगर आप प्लूरल कॉमन नाउन की बना रहे हैं तो फिर आपको एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है, फिर आपने एस नहीं लिखना क्योंकि वो ऑलरेडी एस पे एंड हो रहा होगा। जैसे देखेंगे बॉयज अगर लिखा हुआ है तो ऑलरेडी बॉयज एस मौजूद होगा, तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है। इसी तरह सोल्जर्स का जब हमने पोजेसिव केस बनाना है तो हमने जस्ट एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है, हमें एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप सिंगुलर कॉमन नाउन का पोजेशन बनाएंगे तो आपने एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी का साइन और एस दोनों लिखने हैं। जबकि अगर आप प्लूरल कॉमन नाउन का पोजेशन बनाएंगे तो आपने जस्ट एस लिखना है, एस पहले लिखा हुआ होगा, आपने एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना, आपको एक्स्ट्रा एस लिखना अलाउ नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अगर आप पोजेशन बना रहे हैं तो आप याद रखिएगा यहां पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वो प्रॉपर नाउन होंगे जो एस पे एंड नहीं होते और वो प्रॉपर नाउन होंगे जो एस पे एंड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां पर आप देखेंगे अली और असलम, अब ये दोनों प्रॉपर नाउन इस तरह के हैं जो एस पे खत्म नहीं होते। तो जो एस पर खत्म नहीं होते हम एपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे और एस लिखेंगे। जैसे हमने अली के साथ अलीज बना दिया और असलम को क्या बना दिया, असलम्स शॉप बना दिया। लेकिन अब वो प्रॉपर नाउन जो ऑलरेडी एस पर खत्म होते हैं उनके लिए याद रखिएगा, उनके लिए अगर वो हमारे पास वन सिलेबिक हो, अगर वो वन सिलेबिक होंगे तो फिर हम उनके साथ क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स्ट्रा एस भी लिखेंगे। जैसे हमारे पास है कीट्स, अब कीट्स जो है वो वन सिलेबिक वर्ड है तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखेंगे और एस भी लिखेंगे। लेकिन अगर वन सिलेबिक से ज्यादा हुआ, अगर वन सिलेबिक से ज्यादा हुआ, मोर सिलेबिक प्रॉपर नाउन हुआ, तो ऐसी सूरत में एस ऑलरेडी मौजूद होगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लिखना, आपको एक्स्ट्रा एस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे चैम्बर्स डिक्शनरी,
तो चैम्बर्स में आपने सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे, आप एस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मोनोसिलेबिक वर्ड नहीं है। चैम्बर्स ये टू सिलेबिक वर्ड आ जाता है हमारे पास। तो जब भी आप एपोस्ट्रोफी लिखेंगे पोजेशन बताने के लिए तो आपने ये देखना है कि आपका नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। अगर कॉमन नाउन है तो आपने ये देखना है कि आप सिंगुलर नाउन का पोजेशन बना रहे हैं या प्लूरल नाउन का पोजेशन बना रहे हैं। सिंगुलर का पोजेशन बना रहे हैं तो साइन भी आएगा और एस भी आएगा, लेकिन अगर प्लूरल का बना रहे हैं तो फिर आपने जस्ट साइन लिखना है, एस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एस ऑलरेडी वहां पर मौजूद होगा। और अगर आप प्रॉपर नाउन का पोजेशन बना रहे हैं तो आपके पास दो तरह के नाउन होंगे प्रॉपर नाउन, एक वो जो एस पे खत्म होते हैं और एक वो जो एस पे खत्म नहीं होते। जो एस पर खत्म नहीं होते वहां पर आप एस भी लिखेंगे और एपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखेंगे, लेकिन जो एस पर खत्म होते हैं तो वहां पर आपने देखना है कि वन सिलेबिक वर्ड है या मोर सिलेबिक वर्ड है। अगर वन सिलेबिक है तो साइन और एस दोनों आएंगे, और अगर मोर सिलेबिक है तो जस्ट साइन आएगा, आपको वहां पर एस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एपोस्ट्रोफी का पहला रूल है जब हम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं पोजेशन बताने के लिए। उसके बाद देखें रूल नंबर 2 याद रखिएगा हमारे पास एपोस्ट्रोफी का, जब भी हमने लेटर्स का प्लूरल बनाना है, जब भी हमने किसका प्लूरल बनाना है, लेटर्स का प्लूरल बनाना है, तो लेटर्स का प्लूरल बनाने के लिए आपने याद रखना है एपोस्ट्रोफी एस लिखना है। जैसे देखेंगे द वर्ड एप्पल हैज 2 पीज। अब एप्पल में कितने पी होते हैं, 2। हम 2 के बाद 2 पी बताना चाहते हैं तो पी क्या है हमारे पास, कोई वर्ड नहीं है, लेटर है। तो लेटर का प्लूरल कैसे बनेगा, एपोस्ट्रोफी एस के साथ। इसी तरह कहता है जी द वर्ड मिसिसिपी हैज मेनी एसेस। अब एस का हमने प्लूरल बनाना है तो एस भी लेटर है, तो वो भी हमने कैसे बनाया है, एपोस्ट्रोफी एस के साथ और साइन के साथ। तो याद रखिएगा जहां कहीं पर भी आपने लेटर्स का प्लूरल बनाना है, वर्ड के प्लूरल की बात नहीं हो रही, वर्ड का प्लूरल बनाने के तो अपने रूल है, लेकिन लेटर्स का प्लूरल जब आपने बनाना है तो आपने एपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाना है। उसके बाद हम रूल नंबर 3 में देखिएगा, जो भी हमने क्लिप फॉर्म लिखनी होती है, जो भी हमने कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी होती है, वो हम किसके साथ लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी के साइन के साथ। जैसे डू नॉट को हम क्या बना देते हैं, डोंट बना देते हैं। आई शैल को आई विल बना देते हैं। बहुत सारे वर्ड्स को इस तरह लिखते हैं हम। आई कैन नॉट को कांट बना देते हैं। डिड नॉट को डिडंट बना देते हैं। हैव नॉट को हैवंट बना देते हैं। तो जो क्लिप्ड फॉर्म होती है ना, जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है, वो भी बेटे किसके साथ लिखी जाती है, एपोस्ट्रोफी के साइन के साथ। उसके बाद याद रखिएगा चौथी बात जो आपने एपोस्ट्रोफी के लिए याद रखनी है, कभी भी डू नॉट यूज, कभी भी आपने एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना है। किसके साथ, प्रोनाउंस के साथ। आपने प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफी एस कभी भी यूज नहीं करना। योर्स जरूर होगा, हर्ज जरूर होगा, लेकिन आप जैसे ही लिखेंगे योर्स, आप जैसे ही लिखेंगे हर्ज, तो ये बात सरासर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। प्रोनाउन के साथ आपने कभी भी किसी सूरत में एपोस्ट्रोफी का साइन, एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना है। उसके बाद याद रखिएगा हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना होता, किसके साथ नहीं यूज करना होता, हमने नॉन लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना होता। जैसे हम बोलते हैं दिस हाउस इज वॉल, तो हम दी हाउसेज वॉल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, द वॉल्स ऑफ दिस हाउस। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना, याद रखिएगा। लेकिन एक और बात साथ में याद रखिएगा कि जो हेवनली बॉडीज होती हैं, वो हेवनली बॉडीज हमारे पास नॉन लिविंग तो होती हैं, लेकिन हमने इन नॉन लिविंग थिंग के साथ हेवनली बॉडी होने की वजह से हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे अर्थ है तो अर्थ के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का वर्ड यूज करेंगे। सन चूंकि हेवनली बॉडी है तो हम इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का वर्ड यूज करेंगे। अदरवाइज हेवनली बॉडीज के अलावा हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए एपोस्ट्रोफी एस का वर्ड यूज, एपोस्ट्रोफी एस का पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास कोलोन। कोलोन में आप याद रखेंगे, देखें कोलोन यूज होता है टू स्टार्ट अ लिस्ट। क्या करने के लिए यूज होता है, टू स्टार्ट अ लिस्ट। लेकिन यहां पर एक बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट आपने याद रखना है। देखें जो लिस्ट होती है वो 2
तरह से स्टार्ट होती है, या तो लिस्ट स्टार्ट होगी नाउन से या लिस्ट स्टार्ट होगी वर्ब और प्रेपोजिशन से। देखिए जब आपकी लिस्ट नाउन से स्टार्ट हो रही होगी ना तो तब आपने वहां पर कोलोन लिखना है और आगे लिस्ट लिखनी है। लेकिन अगर आपकी लिस्ट वर्ब या प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही होगी तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसी सूरत में आपने लिस्ट को प्रेपोजिशन और वर्ब की सूरत में लिस्ट को कोलोन से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि लिस्ट कोलोन से स्टार्ट हो रही होती है और समटाइम लिस्ट कोलोन से स्टार्ट नहीं हो रही होती। नाउन होगा तो कोलोन आएगा, वर्ब और प्रेपोजिशन होगा तो फिर कोलोन नहीं आएगा। जैसे सेंटेंसेस में देखिएगा, समर बॉट, अब पहला सेंटेंस देखिएगा समर बॉट। अब हमारी लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है? बॉट से, जो कि टेक्निकली क्या है? वर्ब। अब आगे लिस्ट स्टार्ट हो रही है एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पियर। इसी तरह द कलर्स इन द कर्टन्स आर, यहां पर भी हमारी लिस्ट किसके बाद स्टार्ट हो रही है? आर से। आर का मतलब क्या है? वर्ब। येलो, ऑरेंज, बीज एंड 10। अब यहां पर आप देख रहे होंगे हमारी लिस्ट वर्ब के बाद स्टार्ट हो रही है ना, तो हम इनसे पहले लिस्ट स्टार्ट करने से पहले यानी कि वर्ब के बाद कोलोन नहीं लिखेंगे, जैसे हमने यहां पर नहीं लिखा हुआ। लेकिन अभी देखिएगा, ही ब्रॉट 3 थिंग्स टू क्लास। अब लिस्ट किससे स्टार्ट हो रही है? क्लास से। ही स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, अब लिस्ट किससे स्टार्ट हो रही है? लैंग्वेजेस से। क्लास और लैंग्वेज टेक्निकली दोनों क्या है? नाउन्स हैं। तो जब नाउन्स हैं तो लिस्ट स्टार्ट करने से पहले हमें इन नाउन के बाद क्या लिखना होगा? कोलोन लिखना होगा। तो कोलोन के लिए रूल नंबर 1 याद रखिएगा, 2 रूल्स आपने याद रखने हैं। रूल नंबर 1 ये है कि हम कोलोन को यूज करते हैं लिस्ट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगर हमारी लिस्ट नाउन से स्टार्ट हो रही है तो फिर हमने कोलोन यूज करना है, और अगर हमारी लिस्ट वर्ब या प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है तो फिर हमने कतई तौर पर उससे पहले कोलोन यूज नहीं करना लिस्ट से पहले। और यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो रूल्स हैं वो हमारे पास किसके हैं? कॉमा के हैं। हम क्या करेंगे, जहां जहां पर भी कॉमा आएगा वहां वहां पर भी उसका रूल को वहीं पर पढ़ते जाएंगे, ताकि एंड पे जाके हम एंड तक जब हम पहुंचे और हम एंड पे कॉमा को पढ़े तो बहुत सारे रूल्स हम पहले से पढ़ चुके हों। जैसे यहां पे याद रखिएगा कि जब हम लिस्ट लिख रहे होते हैं तो लिस्ट में नाउन्स को सेपरेट करने के लिए आप देख रहे होंगे कि मैं कलर चेंज कर देता हूं इनका ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहां पे आप देख रहे होंगे एक नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करने के लिए क्या लिखा हुआ है? कॉमा लिखा हुआ है। और यहां पर एक और बात याद रखिएगा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉमा कौन सा है? जो एंड से पहले लिखा हुआ है। समटाइम्स आप देखेंगे कि एंड से पहले कॉमा लिखा हुआ होता है और एंड से पहले कॉमा नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन याद रखिएगा आपने ये कॉमा लिखना है, ऑक्सफोर्डियन कॉमा आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी लिस्ट होती है तो लिस्ट में नाउन को सेपरेट करने के लिए, नाउन्स को सेपरेट करने के लिए बेटे हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। ये कॉमा का रूल यहां पर याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, आगे वापस आते हैं हम अपने कोलोन पे, और कोलोन का सेकंड रूल याद रखिएगा। देखिए वैसे हमारे पास क्या होता है कि हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कॉमा। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाली बात को इन्वर्टेड कॉमा से के बगैर वाली बात को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। लेकिन हमने ऐसा तब करना होता है जब हम किसी कैरेक्टर का डायलॉग बता रहे होंगे। अगर हम डायलॉग नहीं बता रहे ना तो फिर हमने कॉमा नहीं यूज करना, फिर हमने कोलोन यूज करना है। जैसे देखिएगा, क्रिस्टीना विल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम। अब ये किसी कैरेक्टर का डायलॉग नहीं है, बल्कि क्या बताया जा रहा है कि वो बुक की जो पहली लाइन है पोइम की वो कभी नहीं भूलेगी। तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट कॉमा के साथ नहीं करेंगे, बल्कि किसके साथ करेंगे? कोलोन के साथ करेंगे। तो आपने याद रखना है कोलोन यूज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए जब किसी कैरेक्टर का डायलॉग ना लिखा गया हो बल्कि कुछ और रेफरेंस दिया गया हो। उसके बाद है हमारे पास बेटे सेमीकोलोन, और सेमीकोलोन आप जानते हैं कि पास पेपर अगर हम देखते हैं तो सेमीकोलोन के क्वेश्चन हमें काफी सारे मिलते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इनको देखते हैं। जैसे रूल नंबर 1 देखिएगा, रूल नंबर 1 याद रखिएगा, जब भी आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करेंगे,
जब भी आप सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करेंगे तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। जैसे जैक्स बेस्ट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल, हिज ब्रदर एक्सेल्स एट फुटबॉल। कोई कंजंक्शन नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बल्कि सिंपल हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। इसी तरह अली वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम, ही पास्ड विद डिस्टिंक्शन। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दोनों को सेपरेट करने के लिए, दोनों को कंबाइन ज्वाइन करने के लिए हमें क्या लिखना होगा बेटे, कॉमा लिखना होगा। तो जहां पर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करना है, इकट्ठा लिखना है, वहां पर हमें क्या लिखना है, सेमीकोलन लिखना है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास होते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स, और मैंने आपको पहले भी कई दफा ये वर्ड्स बोले हैं। ये वो कंजंक्शन, ये वो एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस में कंजंक्शन के तौर पर यूज होते हैं दो क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए। ये हमारे पास वर्ड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं मोर ओवर, जैसे हम बोलते हैं नेवरदीलेस, जैसे हम बोलते हैं नॉनदीलेस, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ऑन द कंट्ररी, दस, स्टिल। ये सारे वर्ड हमारे पास क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। आपने किसी भी लेक्चर में मैंने 2-3 लेक्चर में इनकी लिस्ट बताई है, मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में फिर आपको ये लिस्ट बता दूंगा, क्योंकि कंजंक्शन में हम दोबारा भी पढ़ने वाले हैं वैसे इनको। बहरहाल देखें, हमारे पास जब भी कंजंक्टिव एडवर्ब दो क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए सेंटेंस के दरमियान में यूज होते हैं, तो आपने याद रखना है उनसे पहले हमने क्या लिखना होता है, सेमीकोलन, और उसके बाद में क्या लिखना होता है, कॉमा। उनके पहले क्या लिखना होता है, सेमीकोलन, और उनके बाद में क्या लिखना होता है, कॉमा। जैसे ये देखिएगा, इट वाज एक्सट्रीमली फॉगी, पहली क्लॉज आ गई, दे डिसाइडेड टू प्ले द गेम, सेकंड क्लॉज आ गई, और पहले क्या आएगा, नेवरदीलेस से पहले क्या आएगा, सेमीकोलन, और नेवरदीलेस के बाद क्या आएगा, कॉमा। इसी तरह आई मिस द अर्ली बस, हाउएवर। अब हाउएवर यहाँ पे दो क्लॉजेज को कंबाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपने याद रखनी है, देखें वो कॉमा का रूल भी है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और मैंने आपको कहा कि कॉमा के रूल हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, वो अलहदा से आप नोट करते जाइएगा, ताकि लेक्चर के एंड तक आपके पास कॉमा के जो रूल्स हैं जो हमने लेक्चर के दौरान बोले हैं वो आपके पास ऑलरेडी तैयार हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउएवर का वर्ड जो यूज किया जा रहा है ना, उसके पहले क्लॉज है ही नहीं, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर अदर्स, और बाद में पूरा क्लॉज लिखा हुआ है। तो जब आपने कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस में देखने हैं, तो आपने ये लाजमी देखना है कि ये दो क्लॉजेज को कंबाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये दो क्लॉजेज को कंबाइन कर रहे हैं तो इनसे पहले हम सेमीकोलन लिखेंगे, अदरवाइज इससे पहले भी कॉमा आएगा और इसके बाद भी बेटे क्या आएगा, कॉमा आएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद सेमीकोलन याद रखिएगा। सेमीकोलन हम जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन सी होती हैं, फैन बॉयज वाली जो कंजंक्शन होती हैं, जब वो सेंटेंस में दो क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए यूज की जाती है ना, तो याद रखिएगा हमें उनसे पहले क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। लेकिन अगर इनकी जो क्लॉज है उसमें ऑलरेडी कॉमास लिखे हुए हों, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये जो फैन बॉयज हैं यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनसे पहले सेमीकोलन लिख देते हैं। जैसे देखिएगा, आई इनवाइटेड अली, अली के बाद कोमा आ गया, सारा के बाद कोमा आ गया। अब इसका मतलब अगर ये दो कोमास ना होते तो हम बट से पहले भी कोमा लिखते, लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा, सेमीकोलन, और ऐसा किसकी वजह से लिखा है, इन दो कोमास की वजह से लिखा है। जब हमारी क्लॉज लंबी होती है और उसमें ऑलरेडी कोमास मौजूद होते हैं, तो हम फैन बॉय से पहले कोमा के बजाय सेमीकोलन यूज करते हैं, याद रखिएगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द एग्जाम वाज पोस्टपोन ट्वाइस, ट्वाइस के बाद कोमा आ गया, वंस इन मई एंड वंस इन जून। अब ये जो कोमा आ गया हमारे पास, इस वजह से हम फैन बॉय से पहले कोमा लिखने के बजाय बेटे क्या लिखेंगे, सेमीकोलन लिखेंगे, ताकि ये जो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, ताकि इसको भी इसी तरह का कोमा समझ के बाद को कुछ और मीनिंग ना लिया जाए, इसलिए हम फैन बॉय से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले क्या यूज करेंगे, कोमा के बजाय सेमीकोलन यूज करेंगे। वैसे रूल याद रखिएगा, सेंटेंस में जहां कहीं पर भी फैन बॉयज आएंगे यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगी दो क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए, तो आपने उससे पहले क्या लिखना है, कोमा। लेकिन अगर फैन बॉय से पहले जो क्लॉज हमारे पास लिखी हुई है उसमें ऑलरेडी एक दो कोमा आ जाए, तो फिर हम इस कोमा के बजाय बेटे क्या लिखेंगे, सेमीकोलन लिखेंगे। इसका मतलब फैन बॉयज के साथ कोमा भी आता है और फैन बॉयज के साथ सेमीकोलन भी आता है, याद रखिएगा।
उसके बाद है हमारे पास सेमीकोलन का रूल नंबर 4 जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आप पास पेपर में देखें तो आपको 2-3 दफा ये क्वेश्चन मिलेगा। हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट हम दो तरह की बनाते हैं। देखें, या तो हम लिस्ट बनाते हैं सिंगल नाउन्स की, या हम लिस्ट बनाते हैं पेयर्स की। अगर हम सिंगल नाउन्स की लिस्ट बना रहे हो ना, तो हर नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करने के लिए हम क्या लिख रहे होते हैं, कॉमा लिख रहे होते हैं, और एंड से पहले भी हम क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। यहां पर जब हम पेयर बना रहे होंगे ना, तो याद रखिएगा पेयर में एक नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करने के लिए तो आप कॉमा लिखेंगे, लेकिन एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए बेटे आपने क्या लिखना है, सेमीकोलन, और एंड से पहले भी आपने याद रखना है, आपने क्या लिखना है, सेमीकोलन लिखना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, ऑन आर ट्रिप वी विजिटेड लाहौर पाकिस्तान, ये पहला पेयर, दिल्ली इंडिया सेकंड पेयर, और दिल्ली इंडिया में आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरा पेयर आ गया। उसके बाद दुबई यूएई तीसरा पेयर आ गया। अब हर पेयर में आप देख रहे हैं, हर पेयर में दो नाउन को सेपरेट करने के लिए तो कॉमा लिखा गया है, लेकिन हर पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए और एंड से पहले भी क्या लिखा गया है, सेमीकोलन लिखा गया है। जैसे देखिएगा, द कमेटी इंक्लूड्स, किस पे है जी, कौन कौन शामिल है, अली द मैनेजर, सारा द असिस्टेंट मैनेजर, एंड बिलाल द फाइनेंस ऑफिसर। अब अली को सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखा गया, सारा को सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखा गया, बिलाल को सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखा गया, लेकिन एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए क्या लिखा गया है, सेमीकोलन लिखा गया, और एंड से पहले भी आप देख रहे हैं कि क्या लिखा गया है, सेमीकोलन लिखा गया है। अब जैसे देखिए, पेरिस फ्रांस एक पेयर हो गया, रोम इटली सेकंड पेयर हो गया, मैड्रिड स्पेन सेकंड पेयर हो गया। हर पेयर में एक नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखा गया, जबकि एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए क्या लिखा गया है, सेमीकोलन, और एंड से पहले भी क्या लिखा गया बेटे, सेमीकोलन लिखा गया है। तो जहां कहीं पर लिस्ट में पेयर आएगा, पेयर में हमने एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए और एंड से पहले हमने लाजमी तौर पर क्या लिखना है, सेमीकोलन लिखना है। अदरवाइज अगर ये नहीं है, पेयर्स नहीं है, तो फिर हम क्या लिख रहे होते हैं, नाउन्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लिख रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर है हमारे पास कोटेशन मार्क, और कोटेशन मार्क्स के लिए याद रखिएगा, इनकी सिर्फ आपने पोजीशन याद रखनी है, और यहां पर 2-3 बातें जो आपने याद रखनी है वो कॉमा के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट और कैपिटलाइजेशन के लिहाज से आपने सारी चीजें देखनी है। देखें, नंबर 1 ऐसा होता है कि कोटेशन मार्क वाली बात को, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है, उसको क्या पर लिखा गया होता है, बाद में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा में आती है, वो सेंटेंस में कहां पर आती है, एंड पे आती है, आफ्टर आती है। आफ्टर किसके आती है, रिपोर्टिंग स्पीच के। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा, पहली बात तो कि रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए हमने हमेशा क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। उसके बाद जहां पर भी हमारे क्वेश्चन, हमारे कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे, वहां पर आपका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, कैपिटलाइज होना चाहिए, कैपिटल लेटर के साथ लिखना आपने। और आपने याद रखना है, आपने फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस को खत्म करना है, और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, दूसरी सिचुएशन क्या होती है, दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि जहां पर हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से बाद में नहीं लिखते, बल्कि कहां पर लिखते हैं, पहले लिखते हैं, बिफोर लिखते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाली बात पहले आती है। अब यहां पर भी याद रखिएगा, पहली बात तो यह है कि हमने रिपोर्टेड को रिपोर्टिंग से सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखना होता है, लेकिन यहां पर पहले कॉमा लिखना है, फिर आपने कोटेशन मार्क्स को, इन्वर्टेड कॉमास को क्या करना है, क्लोज करना है। याद रखिएगा, ये आप पोजीशन याद रख लीजिएगा। वहां पर आप पहले कॉमा लिख रहे थे, फिर इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट कर रहे थे। यहां पर आप पहले कॉमा लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप बात स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, लेकिन जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आता है तो आप देख रहे होंगे कि उसका फर्स्ट लेटर अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो फर्स्ट लेटर आपके पास क्या आएगा बेटे,
कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर में आएगा। लेकिन अगर कैपिटल है फिर तो, अगर प्रॉपर नाउन है तो उसने तो कैपिटल होना ही होना है। उसके बाद तीसरी सिचुएशन देखिएगा जहां पर हम रिपोर्टिंग स्पीच को कहां पर लिखते हैं, मिड में लिखते हैं। हम कुछ रिपोर्टेड स्पीच को मिड इससे पहले लिखते हैं और कुछ रिपोर्टेड स्पीच को इसके बाद लिखते हैं। तो ऐसी सूरत में याद रखना है, हम कोटेशन मार्क से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो जो भी फर्स्ट लेटर हमारे पास होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद आपने क्या देखना है कि जब हम यहां पर इसको कट करना चाहेंगे तो पहले हमने कॉमा लिखना है, उसके बाद कोटेशन मार्क को या इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है। इसी तरह जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा अगर वो हमारे पास प्रॉपर नाउन नहीं है तो वो हमने किसी सूरत भी कैपिटल लेटर नहीं लिखना। फिर अगेन हमने कॉमा लिखना है, क्या करने के लिए, अगेन रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए। और हमने अपने कोटेशन मार्क लिखना है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि कोटेशन मार्क के बाद चूंकि ये बात पहले वाली बात की कंटिन्यूटी होती है इसलिए यहां पर हमने कैपिटल लेटर नहीं लिखने। और एंड पर डेफिनेटली हम फुल स्टॉप लिखेंगे, कोटेशन मार्क लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे, कोटेशन मार्क लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे, कोटेशन मार्क लिखेंगे। तो जो कोटेशन मार्क वाली स्पीच होती है वो सेंटेंस में तीन तरह से हो सकती है। पहली वो बाद में आएगी, दूसरी वो पहले आएगी और तीसरी वो कहां पर आएगी, कुछ पहले आएगी और कुछ बाद में आएगी। तो यहां पर आपने जो 2 3 4 चीजों का ख्याल रखना है वो सबसे पहले पोजीशन का ख्याल रखना है, नंबर 2 आपने कॉमा का ख्याल रखना है, नंबर 3 आपने कैपिटल लेटर का ख्याल रखना है। और एक रूल कोटेशन मार्क का है जो हम पहले पढ़कर आए हैं, वो कोटेशन मार्क का रूल है क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड, जहां पर हम क्वेश्चन मार्क पहले लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क को बाद में क्लोज करते हैं, या हम कोटेशन मार्क को पहले लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क को कहां पर लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। वो हम पहले ही रूल नंबर 1 में क्वेश्चन मार्क में पढ़कर आए हैं। उसके बाद है नंबर 6 में हमारे पास कॉमा है। बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, कोई 8 10 11 रूल्स हैं जो हमने कॉमा के लिए पढ़ने हैं। नंबर 1 याद रखिएगा, जहां पर भी रूल नंबर 1 क्या है कि जहां पर भी डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से सेपरेट करना होगा तो वहां पर हमें कॉमा लिखना है। और आसानी के लिए आपने याद रखना है जहां पर भी आपके सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास इफ है, हमारे पास बिकॉज है, हमारे पास व्हेन है, हमारे पास व्हाइल है, यानी कि ये मैं वो लिख रहा हूं जो मोस्ट कॉमन है हमारे पास। सिंस है, हमारे पास अनटिल है और अनलेस है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जब ये आएंगी तो दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिखना है, कॉमा। जैसे आप देख रहे हैं व्हेन आया, आल्दो आया, इफ आया, तो हमने दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा, कॉमा। लेकिन इसके साथ इसका सेकंड पॉइंट भी याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के मिड में आ जाए तो फिर हमें कॉमा लिखने की जरूरत नहीं होती। कॉमा हमने सिर्फ तब लिखना है जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहां पर आएंगी, सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगी। उसके बाद रूल नंबर 2 है हमारे पास कॉमा का, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया जहां पर भी सेंटेंस में फैन बॉयज 2 क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए यूज होगा तो फैन बॉयज के से पहले आपने क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। जैसे यहां पर बट से पहले कॉमा लिखा, सो से पहले कॉमा लिखा। 2 क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं जिनको हम फैन बॉयज बोलते हैं। तो फैन बॉयज की सूरत में हमने इससे पहले क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। उसके बाद याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउंस, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होते हैं एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो हम उससे पहले भी कॉमा लिखते हैं और हम उसके बाद भी क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे। और इस क्लॉज को जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही होती है हम उसको बाकी सेंटेंस से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे माई ब्रदर हु लिव्स इन कैनेडा, अब हु लिव्स इन कैनेडा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है तो इससे पहले भी कॉमा आएगा और इसके बाद भी कॉमा आएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से यूज हो सकते हैं, हु यूज हो सकता है, विच यूज हो सकता है, हुज यूज हो सकता है, और क्या यूज हो सकता है, हुम यूज हो सकता है। इससे पहले और बाद में हम कॉमा लिख सकते हैं। उसके बाद है रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 और 5 देखें, हमने एडजेक्टिव में पढ़ा कि हमारे पास एडजेक्टिव 2 3 4 नहीं बल्कि 10 तरह का एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन होता है, साइज होता है, हमने डिफरेंट तरह के एडजेक्टिव पढ़े थे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में। देखें, अगर आप एक सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव लिख रहे हैं और वो सारे के सारे सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हैं, तो सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव को कंबाइन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आपने क्या लिखना है बेटे, कॉमा लिखना है। जैसे देखें,
टायरिंग, बोरिंग, एग्जॉस्टिंग, अब ये तीनों सेम कैटेगरी है, ओपिनियन है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, तो तीनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। ऑनेस्ट, काइंड, केयरिंग, जेनरस, अब अगेन ये ओपिनियन है सारे के सारे, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, अब ये सेम कैटेगरी कलर्स हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट है, सेम कैटेगरी नहीं है, तो फिर याद रखिएगा डिफरेंट कैटेगरी वाले एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे देखें, ब्यूटीफुल लॉन्ग रेड सिल्क ड्रेस, अब ये क्या है, हमारे पास ओपिनियन है, ये हमारे पास साइज है, ये हमारे पास कलर है और ये हमारे पास मटेरियल है, तो इसका मतलब इनको सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसिव आ गया, स्मॉल आ गया, इटालियन आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, पर्पज आ गया, तो इसका मतलब इन चारों को सेपरेट करने के लिए कॉमा की जरूरत नहीं है। चार्मिंग ओपिनियन आ गया, ओल्ड एज आ गया, वुड एंड मटेरियल आ गया, यहां पर भी हमें सेपरेट करने के लिए कॉमा की जरूरत नहीं है। अगर एडजेक्टिव एक कैटेगरी के होंगे तो उनको सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा लिखना है, अदरवाइज अगर वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं तो आपको उनके लिए कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 6, और रूल नंबर 6 में अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब यूज हो रहे हो सेंटेंस में, लेकिन कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस में दो क्लॉजेज को कंबाइन ना कर रहे हो, जैसे द प्लान वाज रिजेक्टेड बाय द कमेटी, अब ये एक ही क्लॉज है, दोनों के एक ही क्लॉज के दरमियान में क्या लिखा हुआ है, हाउएवर लिखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम इससे पहले भी कॉमा लिखेंगे और इसके बाद भी कॉमा लिखेंगे, ऐसी सूरत में हमें सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस में इस तरह आते हैं जहां पर इनसे पहले भी क्लॉज होती है और इसके बाद भी क्लॉज होती है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 होती है, तो ऐसी सूरत में हम इससे पहले सेमीकोलन लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। अभी हमने ये बात डिस्कस की है अपने सेमीकोलन वाले रूल्स में। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 7, याद रखिएगा, लिस्ट में हम ये डिस्कस करके आए हैं कि लिस्ट हमारे पास या तो नाउन्स की होती है या हमारे पास लिस्ट किसकी होती है, पेयर्स की होती है। नाउन्स में एक नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉमा, और एंड से पहले हमने क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। और पेयर में एक पेयर के दो नाउन्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉमा, जबकि एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिखना है, सेमीकोलन, और एंड से पहले भी हमने बेटे क्या लिखना है, सेमीकोलन लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस के बाद क्या लिखा, कॉमा, अली, अहमद, जैन के बाद क्या लिखा, कॉमा, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्टिफैक्ट के बाद हमने क्या लिखा, कॉमा। और मैं अगेन आपको ये बता रहा हूं, बार बार ये बोल रहा हूं कि ये जो एंड से पहले वाला कॉमा या एंड से पहले वाला सेमीकोलन है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमारे पास जब भी आप एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे तो एडवर्ब के को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखने पर उसके बाद क्या आएगा, कॉमा। जैसे हमने स्लोली के बाद कॉमा लिखा है, जैसे हमारे पास फॉर्चुनेटली के बाद कॉमा लिखा हुआ है। उसके बाद जब भी आप आइडेंटिकल क्लॉजेज लिखेंगे, जो दो क्लॉजेज एक जैसी होती हैं, तो दो क्लॉजेज को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लिखते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट इज को कॉमा लिखा, द सूनर यू गो द बेटर इट इज, दोनों सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिकल क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे बेटे, कॉमा लिखेंगे। उसके बाद जब आप यस से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, नो से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, या किसी को मुखातिब करने के लिए उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे, तो आप याद रखिएगा आप उसके लिए उसके बाद कॉमा लिखेंगे। जैसे यहां पर हमने यस के बाद कॉमा लिखा, नो के बाद कॉमा लिखा, और अब अपने फादर को मुखातिब करके उनसे बात कर रहे हैं, फादर आई एम हियर, तो आप उसके साथ भी क्या लिखेंगे बेटे, कॉमा लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आई वाज बोर्न, याद रखिएगा मंथ को ईयर से सेपरेट करने के लिए, मंथ को ईयर से सेपरेट करने के लिए हम डेट में क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। जैसे जुलाई 10 को 1995 से सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिखा, कॉमा। मार्च 5 को 2025 से सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिखा बेटे, कॉमा लिखा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो आता है वो कैपिटलाइजेशन आती है, और कैपिटलाइजेशन ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं होती है जो आपको बताई जाए। हाँ, इसमें जैसे फर्ज करें, अभी पहली बात हमने याद रखनी है, जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। जब भी आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस का जो स्टार्ट होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब भी आप पोइम की लाइंस का हर फर्स्ट लेटर, पोइम लाइन का हर फर्स्ट लेटर किस में होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए।
तो इसी तरह जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 सिचुएशन बनती हैं कोटेशन मार्क के साथ। तो जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है वो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और अगर आप रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच दोनों सूरत में पहले होगा। लेकिन आपने अगर रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिख रहे हैं तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच का नो कैपिटल लेटर फॉर रिपोर्टिंग स्पीच, आपने रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं करना है, ठीक है, वो याद रखिएगा जब आप रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखते हैं। इसी तरह जब आप इन्वर्टेड कोमा को स्प्लिट करके लिखते हैं, कुछ रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखते हैं कुछ बाद में लिखते हैं, तो आपको सिर्फ स्टार्ट कैपिटल लेटर से लेना है, आपको बाद में उसको कैपिटल लेटर से लेना, आपने उसको बाद में कैपिटलाइज नहीं करना। फिर देखें अल्लाह ताला के लिए जितने भी नाम आते हैं, अल्लाह ताला के लिए जितने भी वर्ड्स या प्रोनाउन यूज होते हैं हमने उनको कैपिटल करना होता है। आई को हमने हमेशा कैपिटल करना होता है, या अगर किसी को मुखातब करने के लिए ओ का वर्ड यूज करेंगे तो वो हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। एब्रीवेशन जो हमने लिखनी होती है वो हमने हमेशा क्या लिखनी होती है, कैपिटल लेटर में लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि जब भी हम कोई क्या करेंगे, जब भी हम किसी हेवनली बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है, तो हम उसको भी कैपिटल बनाते हैं। जैसे देखिए फर्ज करें अगर मैं कहता हूं कि द नेचर इज वेरी, ठीक है, अब जैसे देखिए मैं वर्ड के मैं बोलता हूं द नेचर इज मर्सीफुल। अब मैं यहाँ पे ये जो नेचर का वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं इसको पर्सोनिफाई कर रहा हूँ, किसके लिए आप कह सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, खुदा ताला की ज़ात के लिए, तो इसलिए मैं नेचर का फर्स्ट लेटर क्या लिखूंगा, कैपिटल लिखूंगा। अदरवाइज याद रखिएगा ये कैपिटलाइजेशन के रूल्स इस तरह के नहीं है जो पेपर में दिए जाएंगे। पंक्चुएशन के जितने सारे रूल्स पास्ट पेपर को ज़हन में रख के, पास्ट पेपर को स्टैंडर्ड बना के, एंट्री टेस्ट को एमडी कैट के लिए जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे के सारे आपके इसके लेक्चर में शामिल है। इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। दीज विल बी इनफ फॉर यू। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई रूल समझ में नहीं आया, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई बेटीज एंड बेटा। कोई भी बात हो तो आपने पूछना लाजमी है, चरसी भंगी नशई बन के बैठे नहीं रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।